हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका को मिलने वाली लगातार नाकामियों से बढ़ती हुई बेचैनी साफ नज़र आ रही है। मुस्लिम मुल्कों में उनके एजेंटों के चेहरे भी लगातार बेनकाब हो रहे हैं। हाल ही में लीबिया और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की रोम में होने वाली मुलाकात ने लीबिया के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबे को भी बेनकाब कर दिया है। हालांकि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को बर्खास्त करके और एक बयान देकर अपनी क्रेडिबिलिटी बाकी रखने की कोशिश की है। आज हम आपको बताएंगे कि अब वो अपनी मुनाफिकत को छुपाने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का इस सिलसिले में क्या कहना है। उधर ईरान में डिफेंस इंडस्ट्री में इजरायली साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं। वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के बीच टकराव जारी है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाल ही में लीबिया और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर्स की खुफिया मीटिंग की तफसील सामने आने के बाद लीबिया की राजधानी त्रिपोली और कई शहरों में अब्दुल हमीद दबीबे सरकार और इजराइल के खिलाफ शदीद प्रोटेस्ट होने के बीच प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने को खारिज कर दिया है। कल शाम टेलीविज़न पर दी गई तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने को एक बार फिर मजबूती से खारिज करते हैं। लीबिया जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद। पिछले हफ्ते इटली की राजधानी रोम में लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर नजला अल मगोश और उनके इजरायली काउंटर पार्ट एली कोहन के बीच एक मीटिंग के बाद दबीबा ने कल रात टेलीविज़न पर दिखाई गई कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बयान दिया। आपको बता दूं कि रोम में होने वाली इस मीटिंग के बाद इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने तेल अवीव और त्रिपोली के लिए मुख्तलिफ मैदानों में कोऑपरेशन के बड़े इम्कानात होने का दावा किया था। दबीबे ने कहा है कि हम किसी भी तरह के नॉर्मलाइजेशन को खारिज करने को कन्फर्म करते हैं। हम सभी के दिलों में फ़लस्तीन का मुद्दा लंबी मुद्दत तक जिंदा रहेगा। इस बात पर अफसोस जताते हुए कि मंगोश ने अपने तौर पर काम किया, दबीबे ने दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की खुफिया मीटिंग के बाद बिना ज़्यादा तफसील बताए सख्त कदम उठाने की वार्निंग दी है। दबीबा ने लीबिया की फॉरेन मिनिस्टर मंगोश के बारे में कहा कि बदकिस्मती से सरकार में एक ऐसा शख्स था जिसने आज़ाद तरीके से काम किया। मुल्क की पाकीज़गी को बनाए रखने के लिए एक सबक के तौर पर इसके लिए सख्त रिएक्शन की जरूरत है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन के ऑफिस के जरिए इस बैठक का खुलासा करने के कुछ घंटों बाद दबीबे ने मंगोश को उनके ओहदे से हटा दिया और कहा कि मामले की जांच के लिए एक पैनल बनाया गया है। मंगोश के मुल्क से फरार होने के कुछ ही घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इजराइल के साथ किसी भी तरह के नॉर्मलाइजेशन की मजम्मत में संडे को त्रिपोली और उसके आसपास के शहरों की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें नौजवानों ने सड़कों पर रुकावट खड़ी कर दी, टायर जलाए और फ़लस्तीनी झंडा लहराया। प्रोटेस्ट करने वालों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के बारे में गुस्सा दिखाने के लिए इजरायली झंडे को भी आग लगा दी। इस सिलसिले में लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट और रायल यौम अखबार के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने एक आर्टिकल में लीबिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए रिएक्शन को दिखावा बताया है। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि अब्दुल हमीद दबीबा की सरकार ने झूठा दावा किया है कि उसे मीटिंग के बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं थी और ये महज एक इत्तफाकी मुलाकात थी। लेकिन इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये हकीकत में इतालवी फॉरेन मिनिस्टर के ज़रिए कराए गए राब्तों का नतीजा था। हालांकि इसे खुफिया रखा जाना था, जिसका मकसद इजरायली मदद से अपने घरेलू दुश्मनों के खिलाफ दबीबा सरकार के लिए अमरीकी सपोर्ट हासिल करना था। अब से पहले लीबिया से ये भी खबर आ चुकी है कि जनवरी में CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने लीबिया के दौरे के मौके पर दबीबा से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने को कहा था। इस पर शुरुआती तौर पर वे राज़ी भी हो गए थे, लेकिन उन्हें अवामी रिएक्शन का खौफ था। अब्दुल बारी अतवान ने, जो गजा में पैदा हुए थे, ने आगे कहा है कि अगर दबीबा, जैसा कि वो दावा करते हैं, को बैठक के बारे में पता नहीं था और फॉरेन मिनिस्टर को बर्खास्त करके और जांच कमेटी बनाकर वे उसे
सजा दे रहे हैं, तो उसने नजला मगोश को अपने सिक्योरिटी सरबराहों की देखभाल में निजी जहाज से इस्तांबुल जाने की आसानी क्यों फराहम की? उसने उसे सफ़र करने से क्यों नहीं रोका? और रात के अंधेरे में उसके लिए उस निजी जहाज़ का इंतज़ाम किसने किया था? अतवान आगे कहते हैं कि ये समझना मुश्किल है कि कोई सरकार ख़ुद को नेशनल कैसे कह सकती है जब उसकी फॉरेन मिनिस्टर उस मुल्क के मिनिस्टर से मिलने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगाती हैं, जिसे वो तस्लीम नहीं करते, उसके साथ ताल्लुकात नहीं रखते और उसके किसी भी जिम्मेदार के साथ मीटिंग पर पाबंदी लगाने का दावा करते हैं। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि लीबिया का इनकलाब, जिसने कर्नल मोहम्मद गद्दाफी को उखाड़ फेंका था, को पहले दिन से ही फ्रांस के यहूदी नवाज प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी और उनके दाहिने हाथ बर्नार्ड हेनरी लेवी का सपोर्ट हासिल था। बर्नार्ड हेनरी लेवी ने अपने मेमोयर्स में दावा किया है कि नेटो के जंगी जहाज़ों के जरिए लीबिया पर बमबारी में उनका रोल था। उन्होंने पेशीन गोई की थी कि गद्दाफी के बाद की इनकलाबी सरकार इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात करने वाली पहली सरकार होगी और उन इनकलाबियों ने इस सिलसिले में इजराइल को पैगाम भेजा था। अतवान ने लीबिया की तारीख को याद दिलाते हुए कहा है कि संडे की रात इस मीटिंग की खबर सामने आने के बाद उमर अल मुख्तार की विरासत के लिए वफादार लीबियाई लोग त्रिपोली और दूसरे लीबियाई शहरों की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की सपोर्ट में नारे लगाए, मंगोश पर मुकदमा चलाने की मांग की और सरकार के गिराने की मांग की। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की हुकूमत इसलिए नहीं उखाड़ फेंकी गई थी क्योंकि वो तानाशाह थे। उन्हें अफ्रीकी मुल्कों को मुत्तहिद करने और अफ्रीका को एक आज़ाद करेंसी देने के नज़रिए की वजह से निशाना बनाया गया था, जो इसे अमरीकी और यूरोपीय करेंसी की मोनोपोली से आज़ाद कर देती। गद्दाफी को जिस बदसूरत और शर्मनाक तरीके से कत्ल किया गया था, उससे पता चलता है कि उनसे कितनी नफ़रत की जाती थी और उनकी एंटी कॉलोनियल पॉलिसी से कितनी ठेस पहुंचती थी। यहाँ तक कि अफ्रीकी ओरिजिन के साबिक अमरीकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने गद्दाफी के कत्ल से अपना पल्ला झाड़ लिया था और अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में लीबिया पर हमले में हिस्सा लेने के लिए अफसोस जताया था। उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट सरकोजी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन पर इसका इल्ज़ाम लगाया था। अतवान आगे लिखते हैं कि लीबिया की नेशनल यूनिटी सरकार ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का कदम उठाया, अपनी फॉरेन मिनिस्टर के पीछे छुप गई और फिर उसे छोड़ दिया। इस तरह का धोखा उमर अल मुख्तार के वारिसों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद को इसमें शामिल नहीं देखना चाहते तो उन्हें नजला मंगोश को उसी प्राइवेट जहाज़ से वापस भेजना चाहिए जिस पर वो आई थी, ताकि वो लीबिया सरकार की जांच कमेटी का सामना कर सकें। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि 2011 के ज़्यादातर अरब स्प्रिंग इनकलाब अमेरिका और कुछ यूरोपीय और अरब सरकारों के ज़रिए स्पॉन्सर किए गए थे। इसका मकसद उन हुकूमतों को उखाड़ फेंकना था जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के ख़िलाफ़ थे। उस लिस्ट में सबसे ऊपर लीबिया था। आज की दूसरी खबर ईरान से है, जहां डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ एक नाकाम इजरायली साजिश के बारे में कुछ और तफसील बताई है। कल रात ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक लाइव इंटरव्यू में बोलते हुए डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलाई नेक ने कहा कि थर्सडे को इजराइल की नाकाम तोड़फोड़ की साजिश के बारे में जो खुलासा हुआ है वो कई बरसों की खुफिया जानकारी का नतीजा है। 9 साल पहले हमारे साथी दुश्मन के एक नेटवर्क पर काम कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि इजराइल की मोसाद एजेंसी कनेक्टर समेत डिफेंस इंडस्ट्री में कुछ मामलात पर ध्यान फोकस कर रही है। उन्होंने खराब पुर्जों का जिक्र करते हुए कहा कि एक पेशेवर नेटवर्क ने मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री को पेश करने की साजिश रची। उन्होंने बताया कि हमारे खुफिया फोर्सेस ने मिसाइल सिस्टम में लगाए जाने से पहले कनेक्टर्स का पता लगा लिया। मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स कनेक्टर्स से ख़राब पुर्जों को अलग करने और उन्हें दोबारा बनाने और इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। तलाई नीक ने कहा कि ख़राब कनेक्टर एक तय मुद्दत के अंदर
पर धमाके की वजह बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खुफिया महकमे की पहली कामयाबी ये थी कि दुश्मन को ये समझ नहीं आया कि हमने उनकी साजिश का पता लगा लिया है, जिसका मतलब है कि वे डिफेंस सिस्टम पर एक ऑपरेशन करके हमें ताज्जुब में डालना चाहते थे, लेकिन वे खुद ताज्जुब में पड़ गए। ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर ये प्लान दुश्मन के मुताबिक कामयाब हो जाता तो तकरीबन $1,90,00,000 का नुकसान होता। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने फ़लस्तीनी हेल्थ अफसरान के हवाले से कहा है कि आज सुबह नॉर्थ वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली फ़ौजियों और फ़लस्तीनी बंदूकधारियों के बीच झड़प के दौरान एक फ़लस्तीनी शख्स की मौत हो गई। एक मुख्तसर बयान में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 36 साल के अब्दुल रहीम फैज़ गनम को तुबास के बाहरी इलाके अकाबा शहर में सिर में गोली मार दी गई। रिश्तेदारों ने कहा है कि गनम एक टीचर थे, जब उन्हें गोली मारी गई तो वो अपनी वाइफ के साथ टहल रहे थे। इजराइल की फ़ौज ने कहा है कि फ़ौजियों ने अकाबा पर छापा मारा, एक घर को घेर लिया जहां माना जाता था कि वांटेड फ़लस्तीनी छुपे हुए हैं। मौके वारदात की तस्वीरों में घर का बाहरी हिस्सा गोलियों से छलनी दिखा और एक दीवार में बड़ा छेद हो गया। IDF ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान फ़ौज और फ़लस्तीनी बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी हुई। फ़ौज ने कहा कि जवानों ने गोलीबारी की और एक हथियारबंद फ़लस्तीनी को मार गिराया। आपने देखा कि मुस्लिम मुल्कों में इजरायली एजेंट लगातार बेनकाब हो रहे हैं। फ़लस्तीन के महमूद अब्बास, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, मिस्र के अब्दुल फत्ताह अल सीसी, लीबिया के अब्दुल हमीद दबीबे और उन जैसे कई और हुक्मरान हैं जो इजराइल और अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। अगर ईरान के नज़रिए के मुताबिक सभी मुस्लिम मुल्क एक साथ आ जाएं तो उनके खिलाफ ना कोई जुल्म हो सकता और ना ही कोई साजिश। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।